सुल्तान अय्यूबी घोड़े पर सवार हुए। उनके मुहाफिज दस्ते के 12 मुहाफिज उनके पीछे चल पड़े। वो सवार थे। उन्होंने आधी दर्जन तेज रफ्तार सवार कासिद भी साथ ले लिए थे और साथ 2 सालार भी थे। उन्होंने घोड़े को एड़ लगा दी और एक ऐसी चट्टान पर जा चढ़े जहां से वो अपने दाएं बाजू के सामने के इलाके और अपने दस्तों को देख सकते थे। सुबह का धुंधलका छटने लगा था। वो चट्टान से उतरे और दाएं बाजू के दस्तों के कमांडारों को बुलाकर हुक्म दिया कि सवारों को घोड़ों पर सवार कर दो और प्यादा दस्तों के तीरंदाजों को सामने वाले इलाके के खड्डों में और बुलंदियों के पीछे मोर्चाबंद होने को दौड़ा दो। अब से दाएं पहलू के दस्तों की आला कमान मेरे पास होगी। उन्होंने कमांडारों और नायब सालारों से कहा, अपने कासिद अपने साथ रख लो और मेरे साथ राबिता रखो। सुल्तान अय्यूबी की ट्रेनिंग में नक्लो हरकत की बर्क रफ्तारी पर ज्यादा जोर दिया जाता था। किसी चाल के हुक्म की तामील हैरान कुन रफ्तार से होती थी। मुजफ्फरुद्दीन की फौज अभी इतनी करीब नहीं आई थी कि सुल्तान अय्यूबी के दस्तों की हरकत देख सकती। मुजफ्फरुद्दीन ने घुड़सवारों से हमला किया। जो ही उसका पहला सवार दस्ता सुल्तान अय्यूबी के दस्तों के सामने वाले इलाके में आया, उसकी तरतीब खराब हो गई क्योंकि वहां खड्ड और ढेरियों की तरह टीकरियां थीं। इन खड्डों में सुल्तान अय्यूबी के तीरंदाज बैठ गए थे। उन्होंने अपने क़ुर्ब से और अपने ऊपर से गुजरते और सटपट दौड़ते घोड़ों पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। सवार गिरने लगे। जिस घोड़े को तीर लगता था वो बेलगाम होकर भागने दौड़ने लगता था। ये तो हर मार्के में होता था। मुजफ्फरुद्दीन के लिए ये सूरत हाल अजीब नहीं थी। अलबत्ता उसे ये परेशानी हो गई कि उसकी तवक्को के खिलाफ सुल्तान अय्यूबी के दाएं बाजू के दस्ते बेदार थे और मुकाबले के लिए तैयार। इस यलगार में सुल्तान अय्यूबी के बेशुमार तीरंदाज कुचले गए। इस कुर्बानी से सुल्तान अय्यूबी ने यह फायदा हासिल किया कि मुजफ्फरुद्दीन के हमले की शिद्दत खत्म हो गई। अब सुल्तान अय्यूबी जमकर लड़ सकते थे। मुजफ्फरुद्दीन ये तवक्को लेकर हमला आवर हुआ था कि वो अचानक आ पड़ेगा और सुल्तान अय्यूबी को वो अपनी चालों का पाबंद करके उन्हें मैदान जंग में अपनी पसंद के मुताबिक लड़ाता रहेगा। उसकी ये तवक्को खत्म हो गई थी। सुल्तान अय्यूबी अपनी चालें चलने के लिए आजाद थे। उनके चंद एक तीरंदाजों ने मुजफ्फरुद्दीन के घोड़ों के कदमों में बैठकर जानें कुर्बान कर दी थीं, लेकिन अपने सुल्तान को वो बड़ा ही कीमती जंगी फायदा दे गए थे। मुजफ्फरुद्दीन का हमला आवर दस्ता कई एक घोड़े और उनके सवार मरवा कर आगे निकल आया। आगे सुल्तान अय्यूबी खुद थे। उन्होंने हमला आवरों का फैलाव देखा तो उसके मुताबिक अपने सवारों को एक हुक्म दे दिया। हमला आवर करीब आए तो सुल्तान अय्यूबी के बाएं सवारों ने घोड़े बाएं को मोड़े और एड़ लगा दी। दाएं के सवारों ने भी ऐसा ही किया। हमला आवरों के सामने कोई मुजाहिमत न रही। मुजाहिमत करने वाले दाएं और बाएं भाग गए थे। हमला आवरों के कुछ घोड़े दाएं को मुड़े, कुछ बाएं को, ज्यादातर नाक की सीध में चले आए। सुल्तान अय्यूबी के दाएं बाएं को भागने वाले सवारों ने अंदर को घोड़े मोड़े। अब हमला आवरों के घोड़े के पहलू उनके सामने थे। उन्होंने एड़ लगा दी। दोनों तरफ से सवारों ने हल्ला बोला तो उनकी बर्छियों का कोई वार खाली ना गया। हमला आवर तो आगे को दौड़े जा रहे थे। वो अपने पहलुओं की हिफाजत करने के काबिल ही नहीं थे। उनकी आफियत इसी में थी कि वो आगे को निकल जाएं। आगे 1,500 कब्रें थीं। हमला आवरों के पीछे सुल्तान अय्यूबी के सवार आ रहे थे। सूरत ताक़ुब की बन गई थी। हमला आवरों के घोड़े खुली हुई कब्रों से गुजरने लगे। मुजफ्फरुद्दीन घबरा जाने वाला सालार नहीं था। उसने कम से कम तादाद से हमला कराया था। इससे उसने मैदान जंग का जायका चख लिया और सूरत हाल मालूम कर ली। उसने फौरन सवारों की दूसरी मौत छोड़ दी। सुल्तान अय्यूबी के सवारों ने घोड़े रोक लिए थे क्योंकि वो कब्रों से दूर रहना चाहते थे। वो अगले हुक्म की तामील करने ही लगे थे कि मुजफ्फरुद्दीन के सवारों का दस्ता उनके सर पर आ गया। उन्हें संभलने की मोहलत न मिली। ये अक़बी हमला था। इसमें सुल्तान अय्यूबी के सवारों का बहुत जानी नुकसान हुआ। कई सवार आगे भागे और उनके घोड़े कब्रों में गिरे। उसके साथ ही मुजफ्फरुद्दीन ने दाएं तरफ से भी हमला कर दिया। सुल्तान अय्यूबी के लिए सूरत हाल परेशान कुन हो गई। उन्होंने कासिद को इस हुक्म के साथ दौड़ाया कि नफूज अक़ब से हमला करे। सुल्तान अय्यूबी ने दाएं बाजू के दस्तों को जिस तरह तकसीम किया था वो बेकार हो गई। मुजफ्फरुद्दीन उन्हीं के उसूलों पर लड़ रहा था। मुजफ्फरुद्दीन की कमजोरी ये थी कि उसके पास कुमक नहीं थी। सुल्तान अय्यूबी ने कासिदों के जरिए अपने दस्तों के कमांडरों से राबिता रखकर उन्हें दाएं बाएं बखेरना शुरू कर दिया और जब अक़ब से उनके महफूजा ने हमला किया तो मुजफ्फरुद्दीन के आसान खता हो गए। उसका अपना मरकज खतरे में पड़ गया, लेकिन उसने निकल भागने की ना सोची। मौर्रिखों के मुताबिक दिन के पिछले पहर तक दोनों फौजों ने जो मार्का लड़ा बड़ा ही खूनरेज और बड़ा ही सख्त था। कमान सुल्तान अय्यूबी के हाथ में थी, वरना सूरत हाल कुछ और होती। जहां तक लड़ने के जज्बे का और जंगी काबिलियत का ताल्लुक था,
मुजफ्फरुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी की जबान से दादो तहसीन के कलमे कहलवा लिए थे। उसे शिकस्त इसलिए हुई कि उसके पास यही कुछ था जो उसने आखिरी बाजी पर लगा दिया था। वो बाजी हार गया। मारके के आखिरी मरहले में सुल्तान अय्यूबी ने रिजर्व सवार दस्ते से हल्ला बोला। मुजफ्फरुद्दीन की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने पसपाई में खैरियत समझी। सुल्तान अय्यूबी ने बहुत से कैदी पकड़े, जिनमें मुजफ्फरुद्दीन का एक मुशीर फखरुद्दीन भी था। ये कोई मामूली सा इंसान नहीं था, सैफुद्दीन का वजीर था। तुर्कमान के मार्के में जब सैफुद्दीन भागा तो फखरुद्दीन मुजफ्फरुद्दीन के पास चला गया था और उसकी हौसला अफजाई की थी कि वो सुल्तान अय्यूबी पर हमला करे। ये मार्का शवाल 571 हिजरी मुताबिक अप्रैल 1176 ईस्वी में लड़ा गया था। बेशक मुजफ्फरुद्दीन को शिकस्त हुई थी और सुल्तान अय्यूबी के मुसलमान दुश्मनों की कमर टूट गई थी, मगर सुल्तान अय्यूबी का इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि अगले 2 माह तक वो तुर्कमान से हिलने के काबिल न रहे। उनका दायां बाजू खत्म हो गया था, जैसे उनका अपना बाजू मफलूज हो गया हो। उनके पास नई भर्ती आ रही थी, लेकिन वो रंगरूटों के साथ पेशकदमी नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसी रोज दमिश्क और मिस्र कासिद दौड़ा दिए कि कुमुक पेशो। अगर उनका इतना ज्यादा नुकसान न होता तो वो आगे जाकर हलब, मुसल और हरन वगैरह पर यलगार करते और अपने उन मुसलमान दुश्मनों को जो फलस्तीन के रास्ते में हायल हो गए थे राह रास्त पर ले आते या खत्म कर देते। ये मेरी फतह नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने इस मारके के बाद अपने सालाना से कहा, ये सलीबियों की फतह है। वो हमें कमजोर करना चाहते थे और वो इस मकसद में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने मेरी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त करके फलस्तीन पर अपने कब्जे के रस्से को कुछ और तवील कर लिया है। हमारे ये मुसलमान भाई कब समझेंगे कि कुफार इनके दोस्त नहीं हो सकते और उनकी दोस्ती में भी दुश्मनी होती है। मैं कह नहीं सकता कि तारीख लिखने वाले हमारी आने वाली नस्लों को किन अल्फाज में सुनाएंगे कि हम आपस में लड़े थे। उन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि उनके भाई जो उनसे शिकस्त खाकर भाग गए हैं, उनके कत्ल का एक और मंसूबा बना रहे हैं। इस मकसद के लिए उनका तीसरा दुश्मन गुमगश्तगीन हशीशैन के सरदार शेख सन्नान के यहाँ गया हुआ था। उस वक्त शेख सन्नान असियात नाम के एक किले में मुकीम था। उसे यह किला सलीबियों ने दिया था, जिसमें उसने अपनी फौज रखी हुई थी। इस किले में उसके पेशावर कातिलों का गिरोह भी था। असियात और तुर्कमान के दरमियान इस जहन्नुम नुमा इलाके में जहां सुल्तान अय्यूबी के छापामार भूले भटके पहुंच गए थे, सूरज उफक के करीब चला गया था। छापामारों के कमांडर अन्नासिर की आंख खुली। वो उठ बैठा। दोनों लड़कियां जाग रही थीं। अन्नासिर के दिल पर घबराहट तारी हो गई। उन लड़कियों में से एक ने उसके साथ ऐसी बातें की थीं जिनसे जाहिर होता था कि वो उनके साथियों के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगी। फिर भी अन्नासिर डर गया। इन्हें जगाओ, बड़ी लड़की ने कहा। हमें दूर जाना है। हमें रास्ते पर डालकर जाओगी? अन्नासिर ने पूछा। तुम सब हमारे साथ चलोगे? लड़की ने जवाब दिया। हमारे बगैर तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। अन्नासिर ने अपने साथियों को जगाया। बड़ी लड़की ने छोटी लड़की से कुछ कहा। वो उठी और दूसरे घोड़े के साथ बंधे हुए थैले से कुछ निकाला। पानी का मशकीजा खोला। मशकीजे का मुंह खोलकर उसने थैले में से खजूरें निकाली। वो मशकीजे में डाल दी। उसे हिलाया और मशकीजा अन्नासिर को दे दिया। पानी पी लो, मंजिल तक शायद पानी ना मिले। अन्नासिर और उसके साथियों ने पानी पी लिया। बड़ी लड़की ने चारों को कुछ खाने को दिया। कुछ देर गुजर गई तो लड़कियों ने थैले और मशकीजे घोड़ों की जीनों के साथ बांध दिए। सूरज नीचे जा रहा था। तुमने इस जगह को जहन्नुम कहा था, अन्नासिर ने बुलंद आवाज से कहा। यहां तो सब्जाजार है। तुमने हमें इतनी जल्दी यहां किस तरह पहुंचा दिया? उसके तीनों साथी हैरत से इधर उधर देख रहे थे। क्या तुम तीनों को भी सब्जाजार नजर आ रहा है? बड़ी लड़की ने पूछा। हम सब्जाजार में बैठे हैं, एक ने कहा। क्या तुम हमारी जान तो नहीं लोगी? दूसरे ने कहा। तुम जिन्नात में से हो? नहीं, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। हम तुम्हें इससे ज्यादा हसीन खित्ते में लेके जा रहे हैं। बड़ी लड़की ने अन्नासिर और उसके एक साथी को पहलू ब पहलू बिठाकर दोनों के गिर्द अपने बाजू फैला दिए और बोली, मेरी आंखों में देखो। दूसरी लड़की ने अन्नासिर के दूसरे 2 साथियों को इसी तरह आमने सामने बिठाकर अपने बाजू उनके गिर्द डाल लिए और उन्हें अपनी आंखों में देखने को कहा। चारों छापामारों के कानों में बड़ी लड़की की मुतरन्नम आवाज दाखिल हो रही थी। ये तुम्हारी बहिश्त है। उन फूलों के रंग देखो, उनकी महक सूंघो। इनमें जो परिंदे उड़ रहे हैं वो देखो कितने खूबसूरत हैं। ये तुम्हारा इनाम है। तुम्हारे पांव तले मखमल जैसी घास है। चश्मे देखो, उनका शफ्फाफ पानी मीठा है।
लड़की की आवाज जादू की तरह उन चारों की अक्ल पर और आंखों पर और तमाम जिस्मों पर गालिब आती जा रही थी और तमाम हिस्सों पर गालिब आती जा रही थी। नासिर ने बाद में हसन बिन अब्दुल्ला को जो बयान दिया था उसमें उसने बताया कि लड़कियों की आंखों में देखकर उन्हें पानी के शफाफ चश्मे नजर आने लगे। उनके रेशम जैसे बाल जो उनके शानों पर बिखरे हुए थे किसी बड़े ही दिलकश पौधे की फूलदार बेलें बन गईं और उन्होंने अपने आप को एक बाग में पाया जिसके हुस्न को और जिसके फूलों के रंगों को बयान नहीं किया जा सकता। वहां रेत और मिट्टी के लंबे लंबे टीले नहीं थे, रेगजार नहीं था, हरे भरे दरख्त और पौधे थे और नीचे मखमल जैसी घास का फर्श था। रंग बिरंगे परिंदे फुदक और चहचहा रहे थे और वो इस बहिश्त में चले जा रहे थे। वो चारों मखमल जैसी घास पर चले जा रहे थे। वो दर हकीकत रेत थी, कहीं कहीं जमीन सख्त थी और वो चारों एक गीत गुनगुनाते जा रहे थे। दोनों लड़कियां उनसे चंद कदम पीछे घोड़ों पर जा रही थीं। उनका रुख तुर्कमान की तरफ नहीं था जहां सुल्तान अयूबी की फौज थी और जो इन चारों छापामारों की मंजिल थी, जबकि उनका रुख असियात के किले की तरफ था जहां हशीशैन का सरदार शेख सन्नान रहता था। अन्नासिर और उसके साथियों को कुछ इल्म नहीं था कि वो किधर जा रहे हैं। उनका ये एहसास मुर्दा हो चुका था कि वो जा नहीं रहे, उन्हें ले जाया जा रहा है। उनके पीछे पीछे जाती लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। ये बातें छापामारों के कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। सूरज गुरूब हो चुका था। तुम कहती हो कि रात कहीं कायम नहीं करेंगे? छोटी लड़की ने बड़ी लड़की से कहा। क्या ये चारों रात भर पैदल चल सकेंगे? तुमने पानी में उन्हें हशीश की जो मिकदार पिलाई है उसका असर कल शाम तक रहेगा, बड़ी लड़की ने कहा। और मैंने जो खिलाया है वो तुमने देखा है। उनसे तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे उम्मीद है कि सूरज निकलने से पहले हम असियात पहुंच जाएंगे। मैं तो इन्हें देखकर डर गई थी, छोटी लड़की ने कहा। ये तुम्हारा कमाल है कि तुमने इन पर काबू पा लिया और उन पर यह जाहिर किया कि हम जिन्नात हैं। ये मुसलमान जिन्नात के वजूद को मानते हैं। ये अक्ल का खेल था, बड़ी लड़की ने कहा। मैंने उनकी जहनी हालत पर कब्जा किया। उनके चेहरे और उनकी चाल डाल देखकर मैं समझ गई थी कि सलाहुद्दीन अयूबी के फौजी हैं और रास्ते से भटक गए हैं। मैं ये भी समझ गई थी कि हमें देखकर ये चारों डर गए थे। अगर हम डर जाती और औरतों की तरह बुज़दिली का मुजाहिरा करती तो ये चारों हमारे साथ वो सलूक करते जो तुम सारी उम्र न भूलती। इस वीराने में किसी को हम जैसी लड़कियां मिल जाएं तो वो उन्हें बहनें और बेटियां नहीं समझा करता। मैंने उनकी जिस्मानी हालत देखी, फिर मैंने मुसलमानों की ये कमजोरी सामने रखी कि जिन्नात के मामले में यह कौम तवहम परस्त है। मैंने अपने आप को जिन बना लिया। इस जहन्नुम में हम जैसी लड़कियों की मौजूदगी को इनकी अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती थी। हमें वो तसव्वुर समझ सकते थे या जिन्नात। मैंने उनसे जिस अंदाज से बात की उससे उन्हें यकीन हो गया कि हम जिन्नात हैं। मैं उस कौम की जज्बाती कमजोरियों से वाकिफ हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, ज़रा जल्दी सीख लो। हमने सैफुद्दीन जैसे चालाक आदमी को अपने इशारों पर नचा दिया है। ये तो सिपाही हैं। मालूम नहीं मैं क्यों इस फन में कामयाब नहीं हो रही, छोटी लड़की ने कहा। मेरा दिल साथ नहीं देता। कोशिश करती हूँ कि तुम जैसे कमालात दिखा सकूं, लेकिन दिल से आवाज आती है कि ये फरेब है। फिर तुम इन मर्दों के हाथों में खिलौना बनी रहोगी, बड़ी लड़की ने कहा। तुम पहली बार बाहर निकली हो। मैंने देखा है कि तुम कामयाब नहीं हुई, तुम सिर्फ दाश्ता बनी रही। इस तरह तुम सलीब की कोई खिदमत नहीं कर सकती। तुम अपने जिस्म को वक्त से बहुत पहले बूढ़ा कर लोगी और ये मर्द तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि मुसलमान उमरा और हुक्मरानों के लिए तफरी का सामान बने। हमें एक जादू बनकर उनकी अक्ल पर गालिब आना है। उन चारों फौजियों में तुमने तवहम परस्ती की जो कमजोरी देखी है वो हमारे सलीबी उस्तादों और यहूदियों ने पैदा की है। तुमने देख लिया है कि मैंने उन्हें कितनी जल्दी अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने उन चारों से एक बात कही थी, यह मुझे मेरे उस्ताद ने बताई थी। वो ये थी कि इंसान एक लज्जत की पैदावार है और वो हमेशा इस लज्जत का ख्वाहां रहता है। इस ख्वाहिश को दबाने की कोशिश भी करता है। हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों में लज्जत परस्ती उभारी जाए, क्योंकि यही इंसान की वो कमजोरी है जो उसे तबाही तक पहुंचाती है। तुम्हें वो रात याद नहीं जब सैफुद्दीन ने हमारी मौजूदगी में हमारे एक सालार से कहा था कि वो उस पर गौर करना चाहता है कि सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह कर ली जाए? मैंने उसी रात उसके दिमाग से यह ख्याल निकाल दिया था। इस याद पहुंच लें तो ये उस्तादी मुझ में भी पैदा करो, छोटी लड़की ने कहा। मुझे इस काम से नफरत सी होती जा रही है। मैं इन मुसलमान हाकिमों का खिलौना बनी रही हूँ। तुम दामन बचा लेती रही, मैं नहीं बचा सकी। कभी कभी कहीं भाग जाने का इरादा दिल में तड़पता है, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता और कोई पनाह नहीं मिलती। सब कुछ सीख जाओगी,
बड़ी लड़की ने कहा, तुम्हें मेरे साथ तरबियत के लिए ही भेजा गया था। मैंने तुम्हारी कमजोरियां देख ली हैं, ये दूर हो जाएंगी। अन्नासिर अपने साथियों के साथ चला जा रहा था। लड़कियों ने घोड़े उनसे आगे कर लिए ताकि ये चारों रास्ते से हट ना जाएं। वो एक आवाज में गीत गाते जा रहे थे। रेत, मट्टी और पत्थर उनके लिए घास बने हुए थे। इन्हें किसी दूसरी तरफ रवाना कर देना था, छोटी लड़की ने कहा। उन्हें इस याद ले जाकर क्या करोगी? अपने पीर उस्ताद शेख सन्नान के लिए इससे बेहतर तोहफा और कोई नहीं हो सकता, बड़ी लड़की ने जवाब दिया। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के चापा मार हैं और जासूस भी। मुझे खास तौर पर बताया गया था कि सुल्तान अय्यूबी के जासूस पकड़कर उनके जहन अपने कब्जे में ले लो तो समझो कि तुमने उसकी फौज के 1000 सिपाही बेकार कर दिए हैं। अय्यूबी ने अपनी छापा मारों और जासूसों को जो तरबियत दे रखी है उससे वो औसत दर्जा इंसानों से बहुत ऊपर चले गए हैं। जिस्मानी लिहाज से उनमें गैर मामूली फुर्ती और क़ुव्वत बर्दाश्त होती है और जहनी लिहाज से ये अपने फ़र्ज के दीवाने होते हैं। इन चारों ने जो शब खून मारे और इस थकन के बाद सहरा में जो मुसीबत, भूख और प्यास बर्दाश्त की है वो कोई और इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी फौज में ये जज्बा नहीं है। इन चारों को मैं शेख सन्नान के हवाले कर दूंगी। उसके आदमी जो इस फन के माहिर हैं उन चारों के जज्बे और जिस्मानी खूबियों को अपनी तरफ मुंतकिल कर लेंगे। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने के लिए पहले कई कोशिशें हो चुकी हैं मगर कामयाब एक भी नहीं हुई। उन चारों को हशीशैन और उस्तादी के जरिए अय्यूबी के कत्ल के लिए तैयार किया जा सकता है। ये उसके अपने छापा मार हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इस तरह काबू नहीं पाया जा सकता जिस तरह सैफुद्दीन गुमगुश्तगीन वगैरह को अपने कब्जे में लिया गया है? छोटी लड़की ने पूछा। नहीं, बड़ी लड़की ने जवाब दिया। जो इंसान लज्जत से दस्तबरदार होकर एक मुकद्दस मकसद को दिल में बिठा ले उसे हम जैसी हसीन लड़कियां और सोने के अंबार रास्ते से नहीं हटा सकते। अय्यूबी एक बीवी का कायल है। नूरुद्दीन जंगी में भी यही खराबी थी कि सुल्तान होकर भी उसने घर में एक ही बीवी रखी थी और मरते दम तक उसका वफादार रहा। यही खराबी सलाहुद्दीन में है। कोशिश की जा चुकी है, उस पत्थर को मोम नहीं किया जा सका। फ़लस्तीन पर कब्जा बरकरार रखने का यही तरीका रह गया है कि अय्यूबी को कत्ल करा दिया जाए। मुझे ऐसे आदमी अच्छे लगते हैं जो एक औरत के वफादार रहते हैं, छोटी लड़की ने कहा। मैं सलीब की परिस्तार हूँ और सलीब का मकसद समझने के बावजूद कभी कभी सोचा करती हूँ कि मैं किसी एक आदमी के दिल में उतर जाऊं और वो मेरे जिस्म और मेरी रूह का हिस्सा बन जाए। जज्बात से निकलो, बड़ी लड़की ने उसे डांट कर कहा। अपने उस अजीम मकसद को सामने रखो जो तुम्हें सलीब ने दिया है। अपने हल्फ को याद करो जो तुमने सलीब हाथ में लेकर उठाया था। मैं जानती हूं कि तुम जवान हो और जज्बात पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सलीब हमसे ये कुर्बानी मांग रही है। ये पुरअसरार काफिला चलता जा रहा था। अन्नासिर और उसके साथी लड़कियों के घोड़ों के पीछे पीछे गाते, गुनगुनाते और कहकहे लगाते जा रहे थे। ज्यों ज्यों रात गुजरती जा रही थी उनकी मंजिल करीब आती जा रही थी। ये उसी कबील की लड़कियां थीं जिनके मुताद्दिद किस्से हम आपको सुना चुके हैं। सलीबी और यहूदी गैर मामूली तौर पर हसीन और दिलकश बच्चियों को उस्तादों के हवाले करके उन्हें खुसूसी तरबियत देते थे। उन्हें ज़हनी तकरीबकारी, किरदार कुशी और अपने दुश्मन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के ढंग सिखाते थे। उन्हें सरापा लज्जत बना दिया जाता था। लड़कपन में उन्हें यह ट्रेनिंग दी जाती थी कि अपने दुश्मन की सोचों पर किस तरह कब्जा करना है। इन लड़कियों में शोखी और बेहयाई पैदा की जाती थी। उन्हें जज्बात से आरी कर दिया जाता था। यहूदी चूंकि मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, इसलिए वो अपनी बच्चियां सलीबियों के हवाले कर दिया करते थे। सलीबी अपनी लड़कियों को भी इस्तेमाल करते थे और वो उन इलाकों में जिन पर उनका कब्जा था मुसलमानों के काफिलों पर हमला करते और कोई खूबसूरत बच्ची मिल जाए तो उसे उठा ले जाते थे, उसे अपने मकासद के लिए तैयार कर लेते थे। ये 2 लड़कियां कुछ अरसा पहले तोहफे के तौर पर सलीबियों ने वाली मूसल सैफुद्दीन को भेजी थीं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सैफुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दुश्मन था। इन दोनों लड़कियों को इस मकसद के लिए भेजा गया था कि एक तो जासूसी करती रहें और दूसरा ये कि सैफुद्दीन को कभी ये ना सोचने दें कि वो सुल्तान अय्यूबी के साथ सुलह कर ले। तीसरा मकसद ये था कि सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जो मुसलमान उमरा मुत्तहिद हो गए थे उन्हें अंदर से एक दूसरे के खिलाफ रखा जाए। ये काम सिर्फ इन 2 लड़कियों के ही जिम्मे नहीं था, वहां सलीबियों की पूरी मशीनरी दरपर्दा काम कर रही थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।